रूपा एक गरीब विधवा औरत थी और वह माला नाम की औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। रूपा अपने 5 साल की बेटी के साथ माला के द्वारा दिए हुए एक पुराने कमरे में रहती थी। फिर एक दिन रूपा अपनी बेटी मधु को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तभी वहाँ पर माला आ जाती है। क्यों रे नालायक, घर में सारा काम वैसे ही पड़ा है और तू यहाँ अपनी बेटी का मेकअप करने में बिजी है। बस मुझे 5 मिनट और दे दीजिए मालकिन, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। तू चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही बनेगी ना। लेकिन तेरी इस नौटंकी के चक्कर में न जाने मेरा रोज कितना समय बर्बाद हो जाता है। मैं कोई पैसे पेड़ से तोड़कर नहीं लाती हूँ जो तुझे ऐसे ही मुफ्त में दे दूंगी। आंटी, आप मेरी मम्मी को क्यों डांट रहे हो? वो बेचारी तो दिन भर आप ही के घर के काम में बिजी रहती हैं। फिर भी आप कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी मम्मी को परेशान करती रहती हो। आप बहुत बुरी हो। यह बातें सुनकर माला का खून खौल जाता है और वह एक मोटा सा डंडा लेकर मधु की पिटाई करने लगती है। कल की छोकरी, इसकी तो ज्यादा ही जबान चलने लगी है, मैं तेरी खाल खींच लूंगी। ये छोटी बच्ची है मालकिन, इसे माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कुछ दिनों से इसकी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, आज मैं इसे सबक सिखा के रहूंगी। जिसके बाद माला मधु का स्कूल बैग उठाकर जलते हुए चूल्हे में फेंक देती है। तुम दोनों माँ बेटी जल्दी से ये नाटक नौटंकी बंद करो और तू जल्दी से काम पे आ जा, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। माँ, आखिर ये माला आंटी हम पर इतना अत्याचार क्यों करती है? आप यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चलती? बेटी, मैं क्या करूँ? मेरी जैसी विधवा औरत को इस जालिम दुनिया के सभी दुख झेलने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं तेरी बहुत ही अच्छे से परवरिश करूँगी ताकि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, लेकिन मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहते ही रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वह दिन याद आ जाता है जब वह अपने खेत में खुदाई का काम कर रही थी। तभी रूपा को जमीन के अंदर से एक बड़ा सा आम दिखाई देता है। अरे, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा आम देखा है। तभी उस आम से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये क्या? इस आम के अंदर से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इतना बोलकर रूपा कुल्हाड़ी उठाती है और आम को काट देती है, जिसके बाद उस आम के अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकलती है। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत करिश्मा है! इस आम के फल से बच्ची बाहर निकल आई, लेकिन यह बच्ची आम के फल में आई कैसे होगी? कुछ भी हो, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद रूपा उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले जाती है और वह उसका नाम मधु रखती है। रूपा अपने बीते दिनों को याद कर ही रही होती है, तभी वहां पर अचानक फिर से माला आ जाती है। हे भगवान, तू अभी तक यहाँ पर खड़ी है? जल्दी से जाकर घर के सारे काम कर दे, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जिसके बाद रूपा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन माला अपनी सहेली के साथ बैठकर मजे से टीवी देख रही थी। दूसरी तरफ रूपा घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक गलती से टीवी गिरकर चकनाचूर हो जाता है। हे भगवान, ये तेरी नौकरानी ने तो तेरा नया टीवी तोड़ दिया। ये तो तू दुबई से 2 लाख रुपए में लाई थी ना? लगता है इसने जलनखोरी में आकर तेरा नया टीवी तोड़ा है। सच में तेरी नौकरानी तो बहुत बुरी है। हाँ, तूने सही कहा, ये टीवी मैं दुबई से लाई थी। इसे मेरी अमीरी देखी नहीं जाती ना, इसने सच में जलनखोरी में मेरी टीवी तोड़ी है। हाँ, तो फिर खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रही है? उठा डंडा और इसके अकल ठिकाने लगा दे। तभी माला का पति वहां पर आता है। अपनी नई टीवी को टूटे हुए देखकर
वो गुस्से से तिलमिला जाता है। वह भी बिना कुछ सोचे समझे रूपा की पिटाई करने लगता है। इस मनहूस ने तो सच में हमारा जीना हराम कर रखा है। इसकी वजह से हमेशा मेरे घर में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। माला का पति रूपा को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसके बाद वो लोग रूपा को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी रूपा अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद रूपा खून की उल्टियां करने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। फिर थोड़ी ही देर में रूपा मर जाती है। हे भगवान, ये तो मर गई। अब हम लोग क्या करेंगे? तभी माला अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, अब तो ये लड़की गांव वालों को जाकर हमारे बारे में सब कुछ बता देगी। इन दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमारे पास यही एक रास्ता है। जिसके बाद वो लोग रूपा की लाश को गाड़ी के डिक्की में डाल देते हैं। साथ ही वो लोग माला के हाथ पैर बांधकर रूपा के साथ ही अपनी डिक्की में रख लेते हैं। कुछ देर के बाद वह लोग उसी खेत में पहुंच जाते हैं जहां पर माला रूपा को आम के फल के अंदर से मिली थी। फिर वो लोग रूपा और माला को गाड़ी से निकालकर उसी खेत में रख देते हैं। चलो भाग्यवान, सबसे पहले हम इस बच्ची का गला घोंटकर इसे जमीन में दफना देते हैं। जिसके बाद मधु माला का गला दबाने लगती है। तभी अचानक मधु के शरीर से एक बहुत ही तेज रोशनी प्रकट होती है, जिसके कारण माला को बहुत ही जोर का बिजली का झटका लगता है, जिससे वह जमीन पर जाकर गिर जाती है। अरे मर गई रे, हाय मेरी कमर। अरे सुनिए जी, मुझे जल्दी से उठाइए। अरे ये क्या, इस लड़की के शरीर में अचानक इतनी तेज रोशनी कैसे प्रकट हो गई? ये सब क्या हो रहा है? दोनों पति पत्नी मधु के शरीर से निकली हुई रोशनी देखकर बहुत ही हैरान थे कि तभी अचानक जमीन के अंदर से एक देवी प्रकट होती हैं। फिर वह देवी उन दोनों से कहती हैं, तुम दोनों ने मेरी बेटी पे अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की? अरे बाप रे, ये देवी क्या कह रही है? ये मधु क्या इसकी बेटी है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पाताल लोक की देवी हूँ। एक राक्षस के डर से मैंने अपनी बेटी को एक जादुई आम में छुपाकर अपने से दूर कर दिया था ताकि यह महफूज रह सके। लेकिन तुम दोनों दुष्टों ने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाग्यवान, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो जल्दी भागो यहाँ से। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। तभी देवी अपनी शक्तियों से उनकी कार को जलाकर राख कर देती है। यह देखकर वह दोनों पति पत्नी पैदल ही भागने लगते हैं। जिसके बाद देवी अपना त्रिशूल उन दोनों के ऊपर छोड़ देती हैं। देखते ही देखते वह त्रिशूल उन दोनों के आर पार होकर निकल जाता है, जिससे वह दोनों पति पत्नी वहीं पर मर जाते हैं। फिर देवी अपनी शक्तियों से रूपा को फिर से जीवित कर देती हैं और वह उन दोनों को अपने साथ पाताल लोक लेकर जाती हैं। जिसके बाद वह सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब काम वाली बनी देवरानी। ओफो, ये क्या है मयूरी? सारा कूड़ा कचरा यहीं पर पड़ा हुआ है और तुम कब से झाड़ू के साथ डिस्को डांस कर रही हो? अरे थोड़ा यहाँ भी हाथ मार लो ना, नींद में हो क्या? जी प्रिया मैडम, मनोज की शादी के लिए जो पंडित जी ने फोटो भेजे थे, मुझे तो उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। मुझे तो सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अपने मनोज के लिए। मैं तो कहता हूँ भाग्यवान कि तुम अपनी मनमानी ना चलाओ। तुम एक बार मनोज से पूछ लो, अगर उसे किसी लड़की से प्यार है तो हम उसकी शादी उसी लड़की से कर देंगे। हाय हाय, अगर पढ़ी लिखी और समझदार देवरानी आ गई तो मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। क्यों ना मैं काम वाली इस मयूरी को ही अपनी देवरानी बना लूं। माना कि ये नामुमकिन है, लेकिन इसे मुमकिन मैं बनाऊंगी। ये अनपढ़ है, गंवार है और बहुत भोली भी है, इसीलिए प्रॉपर्टी तो सारी मेरी ही होगी।
ये कहानी है गरीब काम वाले मयूरी की। शांति निवास में काम कर रही लड़की मयूरी बहुत ही नेक और शांत स्वभाव की लड़की थी। प्रिया उस घर की बड़ी बहू है। वह यह सोचती है कि उसकी देवरानी उसका सब कुछ छीन ना ले, इसीलिए वह ख्याली पुलाव पकाने लगती है कि वह मयूरी को ही अपनी देवरानी बनाएगी। क्या यह मुमकिन हो पाएगा? चलिए देखते हैं। अगले दिन, ये लो मयूरी, ये कुछ सुंदर सुंदर कपड़े हैं और कुछ मेकअप का सामान भी है। अब तुम अगले दिन से काम पर सज संवर कर आना। मेरे ख्याल से तुम्हारी और देवर जी की जोड़ी खूब जचेगी, इसीलिए मैं तुम दोनों का मिलन करवाना चाहती हूँ। ये अब कैसी बातें कर रही हैं प्रिया मैडम? कहाँ राज सर और कहाँ मैं? ये अमीर और गरीब ये सिर्फ कहने के लिए होते हैं, आखिर में तो सब इंसान ही है ना। प्रिया मयूरी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है। वह उसके दिमाग में यह भर भर कर रख देती है कि उसे राज को अपनी तरफ आकर्षित करना है, और दूसरी तरफ वह राज के पास भी जाकर उसके कान भरती है। ये लीजिए सर। वैसे राज, यह लड़की बहुत ही सुंदर है और भोली भी। मैंने सुना है इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है, और आस पड़ोस वाले भी इसे अच्छे से पेश नहीं आते। इस बेचारी को एक अच्छे से जीवन साथी की जरूरत है। वैसे देवर जी, आपकी और इसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। वैसे मैं गरीब और अमीर में इतना कंपैरिजन तो नहीं करता, लेकिन मुझे भी ये एक अच्छी सी लड़की लगती है। है ना देवर जी? मैं तो कहती हूँ आप आज ही मम्मी और पापा जी से बात कर लीजिए। नहीं भाभी, मैं इस रिश्ते को और थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा। मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। प्रिया राज और मयूरी को पास लाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद राज अपने माता पिता से मयूरी से शादी करने के लिए परमिशन मांगता है, और उसके माता पिता भी उसे मना नहीं कर पाते और दोनों की शादी हो जाती है। घर की बहू बनने के बाद भी मयूरी अपने काम को वैसा ही पूरा करती जैसे पहले करती थी। हाय रे, अब मुझे ही पूरा आंगन साफ करना पड़ेगा। मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। भाभी, अब झाड़ू मुझे दे दीजिए, मैं पूरा आंगन साफ कर दूंगी। वैसे भी मुझे आदत है। आप जाकर अपना फेवरेट सीरियल देखिए। थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू मेरी देवरानी। तुझ जैसी देवरानी हर जेठानी को मिले। प्रिया अपने हिस्से का भी काम मयूरी से करवाती रहती, और बेचारी मयूरी कुछ भी नहीं कह पाती, और प्रिया खुशी खुशी दिन भर बैठकर टीवी देखती रहती। देखिए ना राज जी, मेरा पैर अचानक बुरी तरह से मुड़ गया और अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे हाँ, तुम्हारे पैरों में तो सूजन भी आ गई है। तभी मयूरी की सास और ससुर भी वहां पर आते हैं और बोलते हैं, अरे ये सब कैसे हो गया बहू? देख तो तेरा पैर कितना सूज गया है। अब तू सिर्फ बैठकर आराम कर और अपने पैरों को जरा भी नहीं हिलाना। हाँ बेटा, शारदा सही कह रही है, और अगर तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए तो बेझिझक हमसे बोलना। तभी मयूरी का जेठ अपनी पत्नी प्रिया से कहता है, देखो प्रिया, अब घर का सारा काम तुम करोगी, क्योंकि मयूरी के पैरों में तो मोच आ गई है, जिससे वो खड़ा भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए इस घर का सारा काम तुम करोगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। क्या? लेकिन मैं कैसे घर का सारा काम अकेले करूंगी? अरे निर्लज बहू, तुझे जरा भी दिखाई नहीं दे रहा? इंसानियत नाम की तुझ में कोई चीज नहीं है क्या? अब मयूरी इस घर की नौकरानी नहीं है, वो देवरानी है तेरी, और उसके पैरों में मोच है, इसलिए घर का सारा काम तो तुझे ही करना होगा। इसीलिए अब फटाफट जा और घर का सारा काम कर। प्रिया को ना चाहते हुए भी घर का सारा काम करना पड़ता है, जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाती है। ओ नहीं, अब मुझसे नहीं होता। अब मुझसे घर का ही एक भी काम नहीं हो पाएगा। ये नौकरानी को देवरानी बनाने के चक्कर में मैं खुद ही नौकरानी बन गई हूँ। प्रिया बैठकर ये सब बोल ही रही होती है, तभी मयूरी चलते चलते उसके पास आती है। हैं? ये सब क्या है? तुम चलकर कैसे आ रही हो?
इसका मतलब तुमने नाटक किया था। रुको रुको, मैं अभी सबको बताती हूँ। कुछ नहीं कर पाएंगे अब जेठानी जी, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं, सभी तो किसी पार्टी में गए हैं। क्यों, कैसा लगा आपको? आपने क्या सोचा था? बेचारी भोली है, नादान है, मासूम है, और इसका फायदा मैं उठाऊंगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए जेठानी जी, अगर सीधे लोगों से आप टेढ़े बनकर रहोगे ना, तो सीधे लोग भी टेढ़े बन सकते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत भूलो मत कि तुम इस घर की काम वाली नहीं जेठानी जी, मैं इस घर की बहू हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपके सपनों को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आपके सपनों पे तो अब ग्रहण लग चुका है। मयूरी ये सब बोलकर वहां से चली जाती है और प्रिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कुछ दिनों बाद घर में दादी सास आती हैं और 3 दिन रुकती हैं और फिर जाते समय, देखो बहू, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन ये हार तो किसी एक को ही मिलेगा ना। तुम दोनों में से जिसने मेरी ज्यादा सेवा की है, ये हार मैं उसी को दूंगी। इसलिए इस हार पे अधिकार मयूरी का है, क्योंकि उसने मेरी बहुत सेवा की है। दादी सास उस हार को मयूरी को देकर चली जाती हैं और प्रिया को इससे बहुत जलन होता है। इसी तरह घर के हर एक मामले में मयूरी ही आगे बढ़ती, लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं कर पाती। एक दिन प्रिया की सास घर की चाबी को बहुओं को सौंपने का फैसला लेती है। माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और चाबियों को लेने का जिम्मा भी बहुत बड़ा है, इसलिए आप इन चाबियों को मुझे दे दीजिए। लाइए दीजिए। नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा दिन से मैं मयूरी को जानती हूँ और इन चाबियों को अच्छे तरह से मयूरी ही संभाल पाएगी, इसलिए तुम रहने दो। ये ले मयूरी बहू, और 3 चाबियों को अच्छे से संभाल। प्रिया को यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो मन ही मन ठान लेती है कि अब वो मयूरी को इस घर से निकाल कर रहेगी। ये माँ जी के कीमती जेवर हैं, इन्हें मैं मयूरी की अलमारी में छिपा देती हूँ ताकि वह चोरी के इंजाम में पकड़ी जाए और सभी की नज़रों में गिर जाए और फिर सभी उसे घर से निकाल दें। लेकिन जैसे ही प्रिया हार को अलमारी में छिपाने जाती है, तभी सभी लाइट अचानक से जलने लगते हैं और सभी घर वाले प्रिया के पास आते हैं। अरे वाह, जिस काम वाले को तू देवरानी बनाना चाहती है, आज उसी को घर से निकलवाना चाहती है। तू 7 जन्म धरेगी ना, तब भी मयूरी के जैसे नहीं बन सकती। अरे कुछ तो शर्म कर ले, बेशर्म कहीं की। सभी घर वाले प्रिया को बहुत बोलते हैं, जिससे प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये कभी समझ ही नहीं पाई कि मयूरी मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहती और मैं हमेशा ही उसका बुरा चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मयूरी ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी। जिसके बाद सभी घर वाले प्रिया को माफ कर देते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।